फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला भी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के दूसरे पेपर के इस मॉडल पेपर को, जो कि आपका रहता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये आपका 50 नंबर का पूरा पेपर होता है। 2 घंटे के इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। संप्रेषण के तत्व यहाँ पर आपको बताना है। संप्रेषण के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। तो संदेश हो गया, माध्यम हो गया, स्रोत हो गया, फिर उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण करने के लिए संदेश भी होना चाहिए, एक माध्यम भी होना चाहिए और एक स्रोत भी होना चाहिए। तो इस तरह से संप्रेषण के ये सभी तत्व हैं। तो उपयुक्त सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के या प्रथम सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को नहीं देखा है, तो हमने इससे पहले एक बार पहले ही सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी का हो या फिर आपका मैथ का हो, सोशल साइंस का हो या साइंस का हो, ठीक है, या फिर बाल विकास का हो, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर ऑलरेडी आपको दे दिए। और ये आपकी दूसरी बार एक बार फिर से आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो इस मॉडल पेपर की सीरीज को आप जरूर अटेंड करने, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जो प्रश्न है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने आपको चैनल पर बनाकर दे दी है। आप चैनल पर जाकर तुरंत विजिट करें और जो पुराने मॉडल पेपर हैं जो अभी आपको करवाए हैं इससे पहले, वही सारे मॉडल पेपर देख लें। ठीक है, एक बार सारे मॉडल पेपर आपको ऑलरेडी करा चुके हैं और ये दोबारा से आपको कराए जा रहे हैं। तो वो पहले वाले मॉडल पेपर भी एक बार जरूर देख लें। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पीडीएफ फाइल है, जो मॉडल पेपर है, ये आप कहां से और कैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण में इनमें से कौन से तत्व का समावेश होता ही नहीं, यानी कि क्या है इनमें से जो सूक्ष्म शिक्षण में नहीं पाया जाता। क्या सूक्ष्म समय नहीं पाया जाता है, या बृहद पाठ्यवस्तु नहीं पाई जाती है, या फिर सूक्ष्म कक्षा का आकार नहीं होता है, फिर अभ्यास आधारित शिक्षण नहीं होता, क्या नहीं होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, समय आपको बहुत कम मिलता है और कक्षा का जो आकार होता है वो भी कक्षा छोटी होती है। ठीक है, अभ्यास आधारित शिक्षण कराया जाता है, जो आपको अभ्यास कराया गया उसी पर आधारित जो शिक्षण कार्य है वो दिया जाता है। लेकिन बृहद पाठ्यवस्तु उसमें नहीं पाई जाती है, जो नहीं पूछा गया ना, नहीं, तो ये चीज़ नहीं पाई जाती सूक्ष्म शिक्षण में। तो प्रश्न संख्या 2 का आपका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर बृहद पाठ्यवस्तु। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। संप्रेषण के लिए कक्षा का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? क्या नीरस होना चाहिए, या फिर सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, या फिर अनुशासनात्मक होना चाहिए, या फिर प्रकाशपूर्ण होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आप लगाइएगा सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए कक्षा का, ठीक है, संप्रेषण के लिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, किस पर आधारित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो पूर्ण से अंश की ओर का जो शिक्षण सूत्र है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। किस पर? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। प्रश्न संख्या 5 है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रमुख कार्य है वो दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। ठीक है, किसी भी तरह का दोष है अध्ययन या फिर अध्यापन में, ठीक है, तो उसके प्रभाव को कम करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे अधिक उपयोगी। प्रयोग जो प्रदर्शन विधि है वो सबसे अधिक किस में उपयोगी है? क्या इतिहास में, यानी कि हिस्ट्री में, या फिर भाषा शिक्षण में, या फिर नागरिक शास्त्र में? तो आपने देखा होगा जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो करके दिखाई जाती हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल की, वो विज्ञान यानी कि साइंस में पॉसिबल है। ठीक है, साइंस में सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन सी, प्रयोग प्रदर्शन विधि। ठीक है, विज्ञान शिक्षण में। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। सहयोग की भावना का विकास किस में संभव है? ठीक है, सहयोग की भावना का जो विकास है वो किस में संभव है? तो ये समूह कार्य में। बच्चों को समूह में बिठाकर कार्य दोगे तो कहीं ना कहीं उसमें सहयोग की भावना जो है वो विकसित होगी। प्रश्न संख्या
8 आपके सामने स्क्रीन पर है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है यहाँ पर आपको बताना है, क्या क्रियाशीलता का सिद्धांत नहीं है, या फिर प्रयोगात्मक कार्य का सिद्धांत नहीं है, या फिर प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, या फिर रुचि का सिद्धांत नहीं है। तो प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। ठीक है, ये शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। प्रयोगात्मक कार्य विधि ये शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। बाकी क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत ये आपके शिक्षण अधिगम सिद्धांत है। लेकिन जो यहाँ पर प्रयोगात्मक कार्य प्रवृत्ति है ये किसी तरह का शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? कक्षा शिक्षण में कौन सा जो है वो संप्रेषण का घटक नहीं है? क्या शिक्षक संप्रेषण का घटक नहीं? क्या छात्र संप्रेषण का घटक नहीं? क्या अभिभावक संप्रेषण का घटक नहीं? क्या पाठ्यवस्तु संप्रेषण का घटक नहीं है? तो जो अभिभावक हैं वो संप्रेषण का घटक नहीं होते हैं। कक्षा शिक्षण में आपको पता ही होगा, शिक्षक होता है जो कि पढ़ाता है, छात्र होता है जो कि पढ़ता है, और पाठ्यवस्तु जिसके द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सामग्री है। ठीक है, तो क्या है, जो अभिभावक है वो यहाँ पर नहीं होता है, तो आप यही लगाएंगे कि ये नहीं होता है। कौन नहीं होता है? अभिभावक नहीं होते हैं, बच्चे के माता पिता या कोई भी कक्षा शिक्षण में अभिभावक थोड़े आएंगे। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ चुके हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 है आपका, विलोम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या? तो विलोम के अनुसार शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पर बताए गए। तो विलोम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, तो विलोम के जो अनुसार है, क्या शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य होना चाहिए, या फिर भावात्मक उद्देश्य होना चाहिए, या फिर क्रियात्मक उद्देश्य होना चाहिए? तो विलोम के अनुसार जो शिक्षण के उद्देश्य हैं वो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो ये सभी होते हैं। ठीक है, तो विलोम ने क्या बताया, शिक्षण का जो उद्देश्य है वो होता है वो ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षण की नवीन विधियां हैं। ठीक है, शिक्षण की जो नई विधियां हैं वो कौन सी हैं? क्या बाल केंद्रित शिक्षण है, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण है? शिक्षण की जो नई विधियां हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो शिक्षण की नई विधियाँ बाल केंद्रित भी है और गतिविधि आधारित भी है। ठीक है, अब बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि अपनाई जाती है और गतिविधि करके पढ़ाया जाता है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। ठीक है, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए? तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए। तो भैया थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए। ठीक है, शिक्षण के 3 मुख्य नियम दिए थॉर्नडाइक ने। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ठीक है, जो वर्तमान शिक्षा है, ठीक है, अभी बताने के ऊपर आपको पता ही था कि बाल केंद्रित शिक्षा इस समय अपनाई जाती है। तो वर्तमान समय में जो शिक्षण का मुख्य बिंदु है वो बालक ही है। ठीक है, शिक्षण का मुख्य बिंदु क्या होता है? बालक होता है। ठीक है, वर्तमान समय में। प्रश्न संख्या 14 है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के किससे? क्या पूर्व ज्ञान से, क्या मनोवाचन से, क्या पाठ्योपरांत से, निष्कर्ष से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान से। ठीक है, जो प्रस्तावना कौशल है वो बच्चों के पूर्व ज्ञान के लिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस वर्ष, किस उम्र के बच्चों के लिए? ठीक है, कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए है निःशुल्क शिक्षा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है आरटी एक्ट 2009, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो किया गया। यानी कि क्लास 1 to 8, क्लास 1 to कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और अनिवार्य रूप से। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और अब आपको बता देते हैं कि ये जो पीडीएफ फाइल है ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे तो ये पीडीएफ फाइल आपको आसानी से वहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। मॉडल पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इससे पहले जो भी मॉडल पेपर हमने आपको सॉल्व कराए वो सारे मॉडल पेपर हमने आपको टेलीग्राम पर ही दे दिए, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों या फिर थर्ड सेमेस्टर के हों। तो बने रहिएगा अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, संप्रेषण की 4 विशेषताएं बता दीजिए। तो संप्रेषण की 4 विशेषताएं फटाफट लिखिए। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसके अलावा संप्रेषण में विचार विमर्श और विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। ठीक है, तो प्रभावशाली जो संप्रेषण है वो उत्तम शिक्षण का आवश्यक पक्ष है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आपकी। प्रश्न संख्या 17, डाइट का पूरा नाम आपको बताना है। तो डाइट जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिसमें डीएलएड का प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाते हैं,
या फिर सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है या फिर सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सारे कार्य क्या होते हैं, ये डाइट के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में आप बोल देते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसका फुल फॉर्म क्या है हिंदी में, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक। और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है या प्रशिक्षण केंद्र होता है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। ग्राम शिक्षा कमेटी का सचिव सेक्रेटरी कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा कमेटी का जो सचिव होता है, ठीक है, वो होता है आपका प्रधान अध्यापक, ठीक है, प्रधान अध्यापक। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका प्रधान जी, ठीक है। आपके यहाँ जो प्रधान जी होते हैं वो ग्राम शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, और सचिव जो होते हैं वो उस गांव में जो स्कूल होता है उसके जो प्रधानाध्यापक होते हैं, प्राइमरी स्कूल उसके प्रधानाध्यापक जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रधानाध्यापक होते हैं, वो उसके सचिव होते हैं। ग्राम शिक्षा कमेटी होती है, ठीक है, गाँव में जो कमेटी बनाई जाती है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 19 से आपका व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो ज्ञान की प्राप्ति, इसके अलावा उचित भाषा, उचित उच्चारण, ये व्यक्तिगत संप्रेषण के लाभ यहाँ पर बताए गए। प्रश्न संख्या 20 है बेसिक शिक्षा की पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो बेसिक शिक्षा पद्धति जो है वो महात्मा गांधी जी के देन है, उन्होंने इसे बुनियादी शिक्षा का भी नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है, इसी को हम बेसिक शिक्षा पद्धति कह देते हैं, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 21 है शिक्षण सूत्र क्या है? तो बता देंगे कि जो शिक्षण सूत्र जो है वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार यहाँ बताया गया कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। प्रश्न संख्या 22 है आपका। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया कि शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण का अर्थ क्या है? ज्ञान प्रदान करना। हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज ही हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण कार्य हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो शिक्षक जो है वो शिक्षण के द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। कैसा विकास होता है? सर्वांगीण विकास करता है, ठीक है। तो शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या 23 है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कथन है वो किसका है? कथन यहाँ पर दिया हुआ है कि ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। ज्ञान जो है, जो नॉलेज है, वो किसी देश के सुख और समृद्धि का आधार है। ये किसने कहा है? तो ये जो कहा, ये जॉर्ज वॉशिंगटन का कथन है। किसका कथन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर है। बाल केंद्रित शिक्षा का शिक्षण का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षण जैसी पद्धति जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि वर्तमान समय में कौन सी शिक्षण पद्धति का यूज़ किया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति का, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति का अर्थ क्या है यहाँ पर आपको बताता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण को नवीन विधा, बाल केंद्रित शिक्षण जो है वो शिक्षण की नवीन विधा है, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैंने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने देखा भी था, ठीक है। गतिविधि आधारित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा ये शिक्षण की नवीन विधियाँ हैं। प्रश्न संख्या 25 से किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों के नाम बता देना है। तो आपको इन शिक्षण सूत्रों को याद रखना है कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। तो किन्हीं 4 के यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो बता सकते हैं आपके सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र होता है, इसके अलावा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र होता है, और पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आपका होता है। कभी कभी ये शिक्षण सूत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाती हैं और पूछा जाता है कि इनमें से सही शिक्षण सूत्र कौन सा है, क्योंकि या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से गलत शिक्षण सूत्र कौन सा है, ठीक है। तो गलत में वो क्या करेगा? उनमें से 3 शिक्षण सूत्र सही होंगे, लेकिन एक शिक्षण सूत्र को क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी एक शिक्षण सूत्र को उल्टा लिख देगा। जिसकी यहाँ पूर्ण से अंश की ओर लिखा हुआ है तो वो लिख देगा अंश से पूर्ण की ओर, या फिर इस वाले को लिख सकता है वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ठीक है। इसी तरह से किसी भी शिक्षण सूत्र को उल्टा करके लिख देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से गलत शिक्षण सूत्र आप बताइए, तो उसमें आपको उस समय बताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांतों का क्या अभिप्राय? तो प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। अभिप्रेरणा क्या है? ठीक है, बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है? क्योंकि पर्यटन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे रुचि लेते हैं पर्यटन में, तो इस विधि का जो लाभ है वो इतिहास में यहाँ पर लाभप्रद हो सकता है, पर्यावरण अध्ययन में, भूगोल में, विज्ञान आदि के विषयों में आवश्यक है, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चे करके सीखने पर बल देते हैं, ठीक है। बच्चों को सारी चीज़ें रियल में दिखाई जाती हैं पर्यटन में, ठीक है। पर्यटन क्या होता है? कहीं पर भी आप घूमने फिरने के लिए जाएँ उसी को कहते हैं पर्यटन बोलते हैं, जो यहाँ पर टूर वगैरह जाते हैं, ठीक। तो उसमें सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर अनुभव होता है रियल चीज़ों का।
बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 है, पुनर्बलन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन हो सकता है, इसके अलावा ऋणात्मक पुनर्बलन भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक को ही सकारात्मक बोलेंगे और ऋणात्मक को नकारात्मक बोलेंगे। इसके बाद यहाँ आगे बताया गया कि इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन को भी दो रूप हैं। इन दोनों प्रकार के पुनर्बलन के भी दो रूप हैं, एक शाब्दिक होता है, दूसरा अशाब्दिक होता है। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? तो इस शब्द की संरचना में 3 शब्द हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर। ठीक है, अपेक्षित से तात्पर्य है ज्ञान ज्ञात करना। अपेक्षित से तात्पर्य क्या है? ज्ञात करना, किसी चीज़ को ज्ञात करना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और स्तर का आशय है उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपेक्षित अधिगम स्तर जो है वो उसका अर्थ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल पा रहा है। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण से आशय ऐसे शिक्षण से है जिसमें 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ उनकी व्यक्तिगत रुचियों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ जब शिक्षा दी जाती है तो उसे ही हम बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण कहते हैं। तो यहाँ से अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, और ये डिटेल क्वेश्चन है तो आप इन्हें देख लीजिएगा, अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो ऊपर जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए उसकी आंसर की हमने यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी है, और हमने आपको बता ही दिया कि ये जो PDF फाइल है, जो मॉडल पेपर है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप इस टेलीग्राम ग्रुप से इस PDF फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कीजिए, जहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए। 3rd सेमेस्टर की प्ले लिस्ट या 1st सेमेस्टर की प्ले लिस्ट, जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट्स हैं उस सेमेस्टर में मॉडल पेपर वाले प्ले लिस्ट को आप देख कीजिए, उसमें सारे मॉडल पेपर आपको करा दिए हैं। तो उन सारी क्लासेस को एक बार जरूर अटेंड कीजिए और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद